हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मान लीजिए आपके पास एक वेव है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर ये एक मीडियम पार्टिकल है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t ड्यू टू दिस वेव क्या होगी? y होगी। लेकिन अगर सेम टाइम t पर एक साथ बहुत सारी वेव्स आ जाएं, यानी एक से ज्यादा वेव्स पहुंच जाती हैं, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की क्या होगी? तो वो होगी इंडिविजुअल वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए उन सभी का वेक्टर सम। मान लीजिए एक की वजह से y1 होगी, एक की वजह से y2, एक की वजह से y3, तीन वेव्स एक साथ इस पॉइंट पर पहुंच जाती हैं अगर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की क्या होगी? वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the displacement at any time, the displacement at any time due to any number of waves, due to any number of waves meeting simultaneously at a point in a medium, meeting simultaneously at a point in a medium, meeting simultaneously at a point in a medium is equal to the vector sum of, is equal to the vector sum of individual displacements, individual displacements due to each of the vector sum of individual displacement due to each of the wave, due to each of the wave at that point, at that point at same time, at same time, okay, if y1 comma y2 comma up to yn are displacements, are displacements due to n different waves, are displacements due to n different waves at a point, तो यानी n different waves at a point at same time, okay, then net displacement is, then net displacement is vector y1 plus vector y2 and so on vector yn, okay।
तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब हम इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन की, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस देखिए, सुपरपोजिशन में जो दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो सुपरपोज कर रही हैं, उनकी एम्पलीट्यूड सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन भी सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकती है, यानी किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो वेव सुपरपोज कर रही है। लेकिन अगर उन वेव्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है। तो इसलिए इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है। तो किस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि मान लीजिए दो वेव सिर्फ सुपरपोज कर रही है, तो उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, दे विल बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो इंटरफेरेंस होगा व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम frequency having zero or constant phase difference, so when two light waves of same frequency having zero or constant phase difference and traveling in the same direction superpose each other, then the intensity in the region of superposition, in the region of superposition is redistributed. This process is called interference of light. This process is called interference of light. इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। It is of two types. Number one, constructive interference. स्टूडेंट, ये आपकी एक वेव है अगर, तो इसको कहते हैं क्रस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। ओके, तो जब दो वेव इस तरह से सुपरपोज करें, इंटरफियर करें कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे फॉल करे, तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो व्हेन टू वेव्स इंटरफियर इन सच ए वे, when two waves, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ, when two waves interfere in such a way that crust of
one wave falls on crust of other and trough of one wave falls on trough of other, then interference is constructive. Then interference is कंस्ट्रक्टिव, तो हम उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं, ये है y1 वर्सेस t, इसका एम्पलीट्यूड ये a1 है, दूसरी वेव है y2 वर्सेस t और इसका एम्पलीट्यूड a2 है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे और इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे फॉल करेगा, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी y, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो इस तरह से आएगी। इसका क्रस्ट पे फॉल करेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2। यहां पे a1 a2 क्या है, एम्पलीट्यूड, तो ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे और इसका ट्रफ इसके क्रस्ट पे फॉल करे तो दूसरा है नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, when two waves interfere in such a way that crust of fall on trough of other and vice versa, then it is destructive interference. When two waves interfere in such a way that crust of one falls on trough of other and vice versa। vice versa मतलब इसका उल्टा, मीन्स ट्रफ क्रस्ट पे, तो क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा और ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा, देन इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो अगर इनमें दोनों में y1 y2 में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, तो ये ट्रफ है, तो ट्रफ का भी एम्पलीट्यूड तो a2 है लेकिन ये नेगेटिव होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा y, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, a1 माइनस a2, ये a1 ये a2, क्योंकि क्रस्ट का ट्रफ फॉल करेगा तो माइनस हो जाएगा ये, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2 आ जाएगा। ओके, तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं।
तो देखिए ये आपकी एक वेव है, ये एक वेव है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है, या फिर यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हैं एंगल। ओके, तो एक ये पूरा यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। ये आपने वेव्स वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये लेंथ है लैम्डा। और यहां पर ये फेज जो थीटा है 0, यहां पाई और यहां 2 पाई। ये एक वेव है। दूसरी वेव है, मान लीजिए ये है आपकी y2 वर्सेस t। ओके, y2 वर्सेस t। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब दूसरी वेव भी यहीं से शुरू हो, 0 पाई 2 पाई यहां से शुरू हो। ओके, तो जहां से ये शुरू हो रही है वहीं से ये शुरू हो रही है, तो इनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, डेल्टा एक्स 0 है। ओके, और क्या तरीका हो सकता है, इसके क्रस्ट पे इसका क्रस्ट, इसके ट्रफ पे इसका ट्रफ फोल्ड करने का, कि ये वेव यहां से शुरू हो, जहां से इसका ये ट्रफ एंड हो गया, यहां से शुरू हो इस तरह, और ये वेव भी इस तरह से होगी। ओके स्टूडेंट, ये सब फिनोमेना के किस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस होंगी, ये मैंने जो वेव्स का चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम उसको डिराइव करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ओके, जैसे हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो दोनों वेव्स यहाँ से शुरू हो, या फिर जो दूसरी वेव है यहां से शुरू हो, सो दैट क्रस्ट पे ट्रफ पे फॉल करे। तो अब यहां पर कोई वेव नहीं है, तो यानी ये पहले ही लैम्डा कर चुकी है कवर, तो या फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो सकता है, तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, ऐसी कुछ कंडीशन आनी चाहिए। और हम चेक करेंगे अभी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या ऐसी ही कंडीशन आएगी, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा आनी चाहिए। एन क्या है, 0 1 2 एंड सो 0 1 2 3 ऐसे। ओके, तो ये हम चेक करेंगे अभी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही चीज मैंने वेव्स वाले चैप्टर में भी आपको समझाई हुई है। तो नेक्स्ट है टॉपिक कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लीजिए हमारे पास दो लाइट वेव्स हैं। कंसीडर 2 लाइट वेव्स, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, a1 a2 क्या है, दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, क्योंकि इस वेव का फेज है ओमेगा टी और सेकंड वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, फाइव। ओके, तो वेयर a1 एंड a2 आर एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, आर amplitude of two waves and phi is phase difference between them। phi phase difference है और ये phi की वैल्यू कांस्टेंट है, phi की वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय resultant wave is given by y equal to y1 plus y2। तो y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। और सॉरी ये y आएगा यहाँ पर, y1 नहीं। तो y इक्वल टू a1 y1 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यानी साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूं, साइन ओमेगा टी की एक ये टर्म है और एक ये, तो इनमें मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं। तो आपके पास बचेगा a1 प्लस a2 कोस 5 प्लस a2 कोस ओमेगा टी, सॉरी a2 साइन 5 कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को मैंने बाहर, ओमेगा टी की टर्म ब्रैकेट के बाहर ली है मैंने। ओके, अब मैं इसको, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो लेट a1 प्लस a2 कोस 5 इज इक्वल टू a कोस थीटा, ओके, एंड a2 साइन 5 इज इक्वल टू a साइन थीटा। लेट ये इक्वेशन नंबर 5 है और ये 5a है। ओके, 5 है और 5a है, तो 5 और 5a को मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख देता हूं। ओके, पुट 5 एंड 5a इन 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कोस ओमेगा टी। ओके, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a, कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, सॉरी यहां फाइ नहीं, ये थीटा है। ओके, तो ये ए क्या है अब, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और इक्वेशन 6 किसको रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट वेव को। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेव। ओके, अब क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 5a का स्क्वायर करना है। तो क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 कोस 5 का स्क्वायर प्लस a2 साइन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कोस 5। पहला ब्रैकेट ओपन कर दिया, दूसरा इससे क्या आएगा, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ओके, तो a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी ये कोस स्क्वायर फाई है और ये साइन स्क्वायर फाई है, तो a1 स्क्वायर इंटू प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने इसमें और इस टर्म में, तो बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। प्लस ये टर्म बच गई 2a1 a2 कोस फाई, 2a1 a2 कोस फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, और यहां भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू देगा। ओके, लेट ये है इक्वेशन नंबर 7। तो यहां से a क्या आ गया, ये आ गया आपका अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। लेट ये इक्वेशन नंबर 8 है। ओके, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका आ गया यहां से। अब जो इंटेंसिटी है किसी भी वेव की, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ओके, सो जो I1 होगा यानी वेव 1 की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी k a1 स्क्वायर, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये होगी इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। इसी तरह सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2, ये हो जाएगी k a2 स्क्वायर, क्योंकि सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, तो इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव हो गया ये। और रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या होगा फिर, k a स्क्वायर, बिकॉज रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड a है तो a स्क्वायर। ये होगा इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ओके, तो आप इसको इक्वेशन 7 से हम करते हैं, तो इक्वेशन 7 को दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दीजिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, तो ये हो जाएगा k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट k इंटू a1 इंटू अंडर रूट k a2 कोस फाई इज इक्वल टू k a स्क्वायर। मैंने इक्वेशन 7 को दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दिया, k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर, और यहां पर k को मैंने अंडर रूट k इंटू अंडर रूट k लिख दिया, अंडर रूट k इंटू अंडर रूट k इज k, और इधर भी k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो k a1 स्क्वायर क्या है I1, k a2 स्क्वायर I2 प्लस 2 अंडर रूट k a1 क्या होगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ अंडर रूट करो तो अंडर रूट I1 आएगा अंडर रूट k इंटू a1, तो ये क्या है अंडर रूट I1, और इसी तरह से अंडर रूट k इंटू a2 क्या होगा अंडर रूट I2। इस इक्वेशन का दोनों तरफ अंडर रूट करो तो अंडर रूट k इंटू a2 क्या आएगा अंडर रूट I2। कोस फाई इज इक्वल टू I इक्वल टू k a स्क्वायर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये है लेट इक्वेशन नंबर 9। तो ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला आ गया, ये एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला आ गया आपका। अब हम कंडीशन निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक वेव है तो जो इसमें फेज एंगल थीटा आएगा वो 0 पाई 2 पाई, और 2 पाई तक ये जो डिस्टेंस कवर्ड होती है ये वेवलेंथ
लैम्डा होती है। यानी अगर फेज 2 पाई कवर होता है तो डिस्टेंस कितनी कवर होती है, लैम्डा। इसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। पाथ डिफरेंस क्यों, क्योंकि हो सकता है सेकंड वेव यहां से शुरू हो जहां तक इसने ऑलरेडी पाथ कवर कर लिया फर्स्ट वेव ने। तो यानी दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है, क्योंकि यहां से अगर सेकंड वेव आपकी शुरू हो रही है तो फर्स्ट वेव ने ऑलरेडी 2 पाई फेज कवर कर लिया है और पाथ कितना कवर कर लिया, लैम्डा। तो अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन two waves is lambda, phase difference between them, phase difference between them will be 2 pi, will be 2 pi. Okay, तो if path difference is delta x, then phase difference delta phi will be, हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहां पे कि अगर पाथ डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। यूनिटरी मेथड, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। अगर फेज डिफरेंस 1 है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 पाई। और अगर फेज डिफरेंस आपका डेल्टा फाई है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इनटू डेल्टा फाई। ओके, और इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या होगा कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस क्या है, 2 पाई। पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई। ओके, अगर पाथ डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा। और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू डेल्टा फाई की रख दो यहां पर, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई, 1 है तो 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स है तो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ये आप 7th 8th क्लास से करते आ रहे हो। ये आपको लिखना नहीं है अपनी नोटबुक में ये वाली चीज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन की। ओके, तो अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन चेक करते हैं। वेल, तो ये इक्वेशन नंबर 9 थी, मैंने इसके इक्वेशन नंबर 10 लिख दिया। और यहां से डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। लेट, ये इक्वेशन नंबर 11 है। ओके, तो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन चेक करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी, यानी एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे फॉल करेगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इंटेंसिटी भी इसलिए मैक्सिमम होगी क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, और इंटेंसिटी इस इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कब होगी, जब ये कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, और कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I विल बी मैक्सिमम। I क्या है, इंटेंसिटी, जो इक्वेशन 9 में है। इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, सो कोस फाई इक्वल टू +1। और कोस फाई +1 कब होता है, जब कोस 2n पाई हो। n है यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 रखोगे कोस 0 1, 1 रखोगे कोस 2 पाई 1,
2 रखोगे एन की वैल्यू कोस 4 पाई, वो भी 1 होता है। तो यानी यहां से फाई आ गया आपका 2n पाई, इसमें वैल्यू रख दो। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n पाई। तो 2 और पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा n लैम्डा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा, ये है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, this is condition for constructive interference। ओके, तो इक्वेशन नंबर 7 से ए स्क्वेयर क्या होगा, ये हो जाएगा a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2, और कोस फाई क्या है, अब मैक्स 1 है, तो यानी a मैक्सिमम स्क्वेयर। और ये क्या है, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2, क्योंकि ये कोस फाई 1 हो गया आपका इक्वेशन 7 में ये वाला, तो इसलिए a मैक्स स्क्वेयर इज दिस। तो ये है आपका a1 प्लस a2 स्क्वेयर, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होती है। तो a क्या, a स्क्वेयर इक्वल टू a1 प्लस a2 स्क्वेयर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगी k a1 प्लस a2 स्क्वेयर, यानी k इंटू a मैक्स स्क्वेयर। और इस इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरूट I1 अंडरूट I2, क्योंकि आपका कोस फाई क्या हो गया कंस्ट्रक्टिव में +1। और इसको आप लिख सकते हो अंडरूट I1 प्लस अंडरूट I2 का स्क्वायर। ओके, तो ये होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगी। ओके, तो मैं इधर से थोड़ा इसको इरेज कर दूंगा। आपको ये इक्वेशन 7 और 8 ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हमें इस तरह से यहां पर जरूरत पड़ेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों मिनिमम होंगी। इंटेंसिटी I विल बी मिनिमम। अब मिनिमम कब होगी इंटेंसिटी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जब कोस फाई मिनिमम हो, और कोस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। तो कोस फाई -1 कब होगा, व्हेन इट इज इक्वल टू कोस 2n प्लस 1 पाई, n है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0 रखोगे तो कोस पाई -1 होता है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, कोस 3 पाई वो भी -1 होता है। तो n की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू -1 आएगी इसमें। तो यहां से फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आ गया आपका। ओके, अब ये वैल्यू यहां इक्वेशन 11 में रखेंगे हमने, ऑल्दो इसको यहां पे डेल्टा फाई लिखा है, यहां फेज डिफरेंस को फाई लिखा है, तो फाई लिखो या डेल्टा फाई, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स आएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा, n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा। तो ये है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, दिस इज condition for destructive
इंटरफेरेंस। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगी, तो इक्वेशन 7 से ए क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ए मिनिमम स्क्वायर विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। कोस फाई यहाँ पे -1 है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आप इक्वेशन 7 को देखिए, और ये किसके इक्वल होगा, a1 माइनस a2 स्क्वायर। ओके, तो यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगी, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट लेकर, तो a1 माइनस a2 के इक्वल। अगर आप स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो a मिनिमम विल बी a1 माइनस a2। ओके, ऐसे ही इसमें a मैक्सिमम विल बी a1 प्लस a2। दोनों तरफ इसका और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो a मैक्स विल बी a1 प्लस a2, क्योंकि स्क्वायर रूट से दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा। ओके, तो ये हो गया। तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी फिर, सॉरी मिनिमम वैल्यू नॉट मैक्सिमम। तो I मिनिमम इज इक्वल टू के ए मिनिमम स्क्वायर, यानी a1 माइनस a2 स्क्वायर। और इक्वेशन 9 के अकॉर्डिंग I मिनिमम होगा आपका I1 प्लस I2, और ये कोस फाई क्या है, -1, तो ये -2 अंडरूट I1 अंडरूट I2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू अंडरूट I1 माइनस अंडरूट I2 का स्क्वायर। तो ये होगी मिनिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट, ये है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यूज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यूज। तो ये था आपका टॉपिक इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके स्टॉप स्टूडेंट, ये तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, ये आपका एक क्वेश्चन है इंटरफेरेंस पर बेस्ड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are used in interference experiment. Find the intensity at points where the waves from two sources superimpose with a phase difference of number 1 0, number 2 pi by 2, number 3 pi। तो सॉल्यूशन करते हैं। इंटरफेरेंस का ये क्वेश्चन है। तो इंटरफेरेंस में आपको इंटेंसिटीज दी हुई हैं, I1 इक्वल टू I, I2 इक्वल टू 4I। ओके, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरूट I1 अंडरूट I2 कोस फाई। तो ये वैल्यू रख दो I1 I2 की, I प्लस 4I प्लस 2 अंडरूट I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू 4I कोस फाई। तो I प्लस 4I 5I प्लस 2 और 4 का अंडरूट भी 2, 2 इंटू 2 4, अंडरूट I इंटू अंडरूट I कोस फाई। लेट ये है इक्वेशन नंबर 1। तो अब फाई की वैल्यूज दी हैं। नंबर 1 फाई है 0, तो I की वैल्यू क्या होगी 5I, यहाँ इक्वेशन 1 में फाई की वैल्यू 0 रखो, प्लस 4I कोस 0, कोस 0 1 होता है, तो 5 प्लस 4 9I। ओके, सेकेंड केस फाई इक्वल टू पाई बाय 2, तो फिर इक्वेशन 1 यूज करो, I इक्वल टू
5i प्लस 4i कोस पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पाई बाय 2 है तो 5i प्लस 4i कोस पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 जीरो होता है तो 5i प्लस 0 5i। एंड नंबर 3 फाई की वैल्यू है पाई, तो अब इक्वेशन 1 में फाई की वैल्यू पाई रख दीजिए तो आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा 5i प्लस 4i और कोस पाई क्या है -1 इंटू -1, तो ये हो गया 5i माइनस 4i तो इक्वल टू आई। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी तीनों केसेस में। क्योंकि हमने इसको आई लिखा हुआ है तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आई प्राइम लिख देते हैं हर जगह। ओके, क्योंकि आई की टर्म्स में आपकी गिवन इंटेंसिटीज हैं I1 I2, तो इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हमने आई प्राइम लिख दिया है। ओके, तो पहले केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 9i, सेकेंड में 5i, थर्ड में i। तो ये थी वैल्यूज के स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ये एक और न्यूमेरिकल है इंटरफेरेंस पर बेस्ड। स्टेटमेंट है इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज x यूनिट्स। फाइंड इंटेंसिटी इफ पाथ डिफरेंस इज नंबर 1 लैम्डा बाय 4, नंबर 2 लैम्डा बाय 3, टेक I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस फाई। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपको गिवन है। I1 I2 दोनों को आप I0 के इक्वल ले लीजिए तो I0 प्लस I0 प्लस 2 इंटू I0 इंटू ये √ I1 √ I2 होता है यहाँ पे, तो 2 √ I0 इंटू √ I0 कोस फाई। I0 प्लस I0 2I0 प्लस 2 √ I0 इंटू √ I0 कोस फाई। तो ये हो गया आपका I इक्वल टू 2I0 इंटू 1 प्लस कोस फाई। 2I0 मैंने इनमें से कॉमन ले लिया। ओके, अब ये कहता है इफ पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो I की वैल्यू है x यूनिट के इक्वल। ओके, तो आपके पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए इक्वेशन है डेल्टा फाई इक्वल टू और फाई इक्वल टू 2y बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ आप डेल्टा फाई भी लिख सकते हो, फाई भी लिख सकते हो। फेज डिफरेंस हमारा मतलब है यहाँ पर डेल्टा फाई भी फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, फाई भी फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फाई इक्वल टू 2 बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये आपके पास रिलेशन है। यहाँ डेल्टा फाई लिखा था आपने डेरिवेशन में, तो आप उसको फाई भी लिख सकते हैं। ओके, ये है आपके पास। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा रख दूँ तो 2 बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो ये आ गया 2 पाई। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी I इक्वल टू 2I0 इंटू 1 प्लस कोस 2 पाई। ओके, तो कोस 2 पाई 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया 4I0। और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और यहां से आपका I0 क्या आ गया, x बाय 4। I0 आ गया x बाय 4। अब हम इस पर आ जाते हैं फर्स्ट केस पर। तो फर्स्ट केस में कहता है कि डेल्टा x है आपका लैम्डा बाय 4, तो फाई की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की ये वैल्यू है लैम्डा बाय 4, तो ये हो गया 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं,
तो इक्वेशन 1 गिव्स यू I इक्वल टू 2I नोट इंटू 1 प्लस कोस पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 आपको पता है 0 होता है, तो ये आ गया 2I नोट। तो 2 इंटू आई नोट की वैल्यू है x बाय 4, तो ये आ गया x बाय 2 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया x बाय 2 यूनिट्स। सेकंड केस में डेल्टा x दिया हुआ है लैम्डा बाय 3, तो इस इक्वेशन से फाई की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, डेल्टा x क्या है लैम्डा बाय 3, तो 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 आ गया। तो ये वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 विल गिव यू I इक्वल टू 2I नोट इंटू 1 प्लस कोस 2 पाई बाय 3, 1 प्लस कोस 2 पाई बाय 3, तो ये आपका आ जाता है कोस 2 पाई बाय 3 यानी 3 कोस 120, तो कोस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा आपका -1 बाय 2, तो ये है 2I नोट इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, तो ये आ गया 1 माइनस 1 बाय 2 क्या होगा 1 बाय 2, तो I नोट, और I नोट किसके इक्वल है x बाय 4 के, तो x बाय 4 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया सेकंड केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। तो स्टूडेंट ये भी एक क्वेश्चन था इंटरफेरेंस पर बेस्ड। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आप अपनी बुक से कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।